अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस करने लगा हूँ वो कहलाती है यील्ड कर्व। ठीक है ना। अच्छा, यील्ड कर्व्स जो हैं उसके लिए कुछ सामने डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई हैं। पहले इनको ज़रा इन बुलेट्स को पढ़कर समझ लेते हैं। पहला बुलेट कहता है ईच आइटम ऑफ डेट फाइनेंस फॉर अ कंपनी हैज़ अ डिफरेंट कॉस्ट। यानी कि एक कंपनी में अगर मुख्तलिफ डेट फाइनेंस एक कंपनी ने ऑब्टेन करी हुई हैं, मुख्तलिफ जगह से लोन लिए हुए हैं, डिबेंचर्स इशू करे हुए हैं, तो उसकी मुख्तलिफ कॉस्ट हो सकती है। मुख्तलिफ कॉस्ट का मतलब ये है कि कोई चीज़ हो सकता है कि 5% पर हो, कोई हो सकता है कि 4% पर हो, कोई चीज़ हो सकता है कि 10% पर हो। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबकी जो फाइनेंसिंग की कॉस्ट हो वो सेम हो। Due to various factors such as whether debt is secured or not and the length of time remaining to maturity। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा दो रीजंस की वजह से होता है, जो दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि डेट क्या सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, या फिर लेंथ ऑफ टाइम। अच्छा, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डेट का क्या मतलब है? यानी कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया तो उस डेट के अगेंस्ट कोई रिकवरेबल एसेट वगैरह को बेचकर उसकी जो भी प्रिंसिपल की अमाउंट है वो रीपे करी जा सकती है या नहीं। लेंथ ऑफ टाइम का मतलब ये है कि कितने टाइम के लिए लोन दिया गया है। द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ बोरोइंग एंड इंटरेस्ट रेट इज डिस्क्राइब्ड बाय द यील्ड कर्व। अब देखिए यील्ड कर्व क्या करता है। यील्ड कर्व जो है ना वो दो चीज़ों के बीच में आपको रिलेशनशिप बताता है। नंबर वन, लेंथ ऑफ बोरोइंग। लेंथ ऑफ बोरोइंग यानी कि आपने कितने टाइम पीरियड के लिए उधार दिया हुआ है, या किसी कंपनी ने कितने टाइम पीरियड के लिए उधार लिया है। लेंथ ऑफ टाइम एंड इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है ना। तो आपने ये याद रखना है कि जो आपका यील्ड कर्व है वो दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताएगा। वो दो चीज़ें क्या होंगी? लेंथ ऑफ टाइम यानी कि कितने टाइम के लिए उधार लिया गया है, और इंटरेस्ट रेट यानी कि कितने इंटरेस्ट रेट पर वो जो उधार है वो मिल रहा है। ठीक है ना। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कि जो केस है ना वो सेम कंपनी का है। प्रोवाइडेड सेम कंपनी विद सेम क्रेडिट रेटिंग। ठीक है ना। यानी कि आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि जो लेंथ ऑफ टाइम है और इंटरेस्ट रेट है उसमें क्या ताल्लुक है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए, और उस कंपनी के बारे में अगर आप देखते हो तो आप ये ज़रूर देख लेते हो कि उसकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है ना वो सेम हो। व्हाट इज़ क्रेडिट रेटिंग? देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, वो मुख्तलिफ कंपनीज़ को है ना मुख्तलिफ क्रेडिट रेटिंग देती हैं। फॉर एग्जांपल ए रेटेड कंपनी, डबल ए रेटेड कंपनी, ट्रिपल ए रेटेड कंपनी, फिर बी रेटेड कंपनी, फिर डबल बी रेटेड कंपनी। इस तरह की मुख्तलिफ रेटिंग्स हो सकती हैं। सर, इन रेटिंग्स का क्या मतलब होता है? ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहलाती हैं जो कंपनीज़ को रेटिंग्स देती हैं, और इन रेटिंग्स की बुनियाद पर लोग इनको जब उधार देते हैं ना तो ये इवेल्युएट करते हैं कि उस कंपनी में कितना ज़्यादा रिस्क है। ठीक है। तो ये जो क्रेडिट की रेटिंग होती है ना ये बताती है कि कंपनी की जो स्टैंडिंग है ना वो कहाँ है। स्टैंडिंग कहाँ है का मतलब ये है कि कंपनी जो है उसमें कितना ज़्यादा रिस्क है। जितना ज़्यादा रिस्क होगा ऑब्वियसली जो लेंडर्स होंगे, जो डेट प्रोवाइड कर रहे होंगे, वो चाहेंगे कि उनको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, उतना ज़्यादा रिटर्न मिले। तो जब हम जाहिर सी बात है किसी चीज़ को एवेल्युएट करते हैं तो दूसरी चीज़ें जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं। लिहाजा हमने ये कह दिया कि प्रोवाइडेड के सेम कंपनी हो या इस तरह की कंपनी हो जिसकी सेम क्रेडिट रेटिंग हो, यानी कि हम दूसरे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने के लिए हम ये कहते हैं कि जितनी भी कंपनीज हम लोग एवेल्युएट कर रहे हैं उनकी सेम क्रेडिट रेटिंग हो, तो लेंथ ऑफ बोरोइंग और इंटरेस्ट रेट के बीच में जो रिलेशन होगा वो यील्ड कर्व से रिप्रेजेंट करा जाएगा। जाहिर है कि एक क्रेडिट रेटिंग ही अगर डिफरेंट हो जाएगी तो उस कंपनी के रिस्क अलग हैं, और उस कंपनी के क्योंकि रिस्क अलग हैं तो उसको उसकी हिसाब से ही अलग ही इंटरेस्ट रेट पर इवेल्युएट किया जाएगा। फिर सवाल लिखता है, शीट में लिखा हुआ है कि एज अ जनरल रूल द इंटरेस्ट यील्ड ऑन डेट इंक्रीजेस विद द रिमेनिंग टर्म टू मेच्योरिटी। ये बड़ी एक कॉमन सी बात है, और इसने कहा है एज अ जनरल रूल। एज अ जनरल रूल यानी कि आम हालात में ऐसा होता है, विच मीन्स कि इसकी कोई एक्सेप्शन भी होगी। आम हालात में क्या होता है? आम हालात में वो ये कहता है कि किसी भी डेट का इंटरेस्ट रेट जो है ना वो ज़्यादा होता है या इंक्रीज़ हो जाता है अगर उसकी जो रिमेनिंग टर्म टू मेच्योरिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप लेट से किसी को 1 साल के लिए उधार दे रहे हो
और आप चाह रहे हो कि यार मेरा जो इंटरेस्ट रेट हो या जो मैं इस पर IRR कमाऊँ या KD कमाऊँ या जो मैं इस लोन पर कमाऊँ वो 5% है, तो फिर अगर आप किसी को 2 सालों का 2 सालों का उसी को 2 साल का अगर उधार दोगे तो आप चाहोगे कि 5 नहीं 6% में कमाऊँ 2 सालों के ऊपर। क्यों 6% कमाएं? इसलिए 6% कमाएं क्योंकि आपके पैसे जो है वो एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए बाउंड हुए हुए हैं, ब्लॉक हुए हुए हैं। लिहाजा एक चीज़ आप जनरली याद रखें कि अगर आपका मेच्योरिटी पीरियड ज़्यादा होगा, अगर 1 साल है तो 5% का रेट है, तो 2 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट करोगे तो आप चाहोगे कि आप 6% कमाओ। यानी कि जितना टाइम पीरियड इंक्रीज होता रहता है जिसके लिए आपने लोन दिया है, उतना आप अपने कंजम्पशन को सेक्रीफाइस कर रहे होते हो। किसी को आप उधार देते हो तो आप वो जो कंज्यूम कर सकते हो वो कंज्यूम नहीं कर पाते हो, या जहाँ पर इन्वेस्ट कर पाते हो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मांगते हो। तो एज अ जनरल रूल तो ये होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन द फ्यूचर, इंटरेस्ट यील्ड्स माइट वेरी इनवर्सली विद द रिमेनिंग टाइम टू मैच्योरिटी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें जनरली तो यही होगा और आपके सवालों में जनरली इसी से सवाल आएगा कि आपके पास मैच्योरिटी ज़्यादा होगी तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। लेकिन उसने बोला कि कभी कभार कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि जिसमें अगर टाइम टू मैच्योरिटी इंक्रीज हो रहा हो तो इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बढ़ने के बजाय कम हो रहा होता है। और ये तब होता है जब लोगों को जनरल अवेयरनेस हो या पता हो कि फ्यूचर के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कंपैरेटिवली कम होंगे। ऐसे हालात आगे नज़र आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट कम कर देगी, ठीक है। लेकिन ये अगर अगेन एक एक्सेप्शनल सी चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ नहीं है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए इन कॉन्सेप्ट्स को जो मैं अभी थ्योरी में डिस्कस कर रहा हूँ उसको हम लोग समझेंगे भी। तो इसको अभी आप इस पॉइंट को छोड़ दें, बस इस पॉइंट को आप जो है वो अभी दिमाग में कहीं बैक एंड पे रखिएगा, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। अच्छा, अब लिखते हैं इंटरेस्ट यील्ड्स और सिमिलर डेट इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ with the x-axis representing the remaining term to maturity and the y-axis showing the interest yield। देखिए नॉर्मल यील्ड कर्व क्या होगा? नॉर्मल यील्ड कर्व ये होगा कि जैसे जैसे आपके पास टाइम टू मैच्योरिटी ज़्यादा होगा, ज़्यादा अरसे के लिए लोन दिया हुआ होगा, तो वैसे ही आप ज़्यादा इंटरेस्ट मांगोगे। कम अरसे के लिए लोन दिया हुआ होगा तो आप कम इंटरेस्ट मांगोगे। ये इन्वर्स यील्ड कर्व सिर्फ और सिर्फ कभी कभार एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अराइज होता है, जब आपको ये पता हो कि फ्यूचर के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट पर जनरली वो कम हो रहे होंगे। अच्छा, अब इस यील्ड कर्व को कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस के ज़रिए भी समझते हैं, लेकिन एक कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए भी हम जो है वो इसको समझते हैं पहले और इसको आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने जो है ना वो आज ईयर ज़ीरो पर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है ना। ईयर ज़ीरो आ जाए और आज आपने जो है ना वो कहीं पर एक इन्वेस्टमेंट करी और वो इन्वेस्टमेंट जो है उससे आपको 1 साल बाद 100 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का जो रेट है ना वो है 10%, यानी कि आप ये चाहते हो कि आप इस इन्वेस्टमेंट पर 10% का रिटर्न कमाओ। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट ईयर नंबर 0 पर करी होगी, केस वापस से सुनिएगा। आप ये चाहते हो कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर 10% रिटर्न कमाया करो। आपने एक जगह पर ईयर 0 पर इन्वेस्टमेंट करी है और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको ईयर नंबर 1 पर यानी कि पहले साल के आखिर में 100 रुपये मिलेंगे। आई रिपीट, आपने एक जगह पर इन्वेस्टमेंट करी है और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको पहले साल के आखिर में 100 रुपये मिलेंगे और 10% का जो है ना वो रेट है। तो अगर आपने ये बताना है कि आपने जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट करी होगी, तो आप ये किस तरह से बता सकते हो? जो आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई होती है वो फ्यूचर में आपको जो कैश इनफ्लो मिल रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है। देयरफॉर अगर मैं 100 को 1 साल डिस्काउंट करूं तो 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 यानी कि ये बन जाता है 90.9, ठीक है। यानी कि आपने ईयर नंबर 0 पर 90.9 इन्वेस्ट करे होंगे, क्योंकि आप ये चाहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट का 10% कमाओ। तो 90.9 का 10% आपने पहले साल कमाया जो कि तकरीबन 9.09 बना या 9.1 बना, और पहले साल के आखिर में इस इन्वेस्टमेंट से आपको 100 रुपये मिल गए, तो ये हो गए 0। केस नंबर 2, आपने ईयर 0 पर
आज इन्वेस्टमेंट करी और सेम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी जिसकी क्रेडिट रेटिंग वगैरह सारी चीज़ें सेम है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट करी 1 साल के लिए नहीं बल्कि 2 साल के लिए, और 2 साल बाद इस इन्वेस्टमेंट से आपको 100 रुपये का कैश इनफ्लो मिलेगा, यानी कि 100 रुपये मिलेंगे। अब अगर 1 साल के लिए आप ये चाह रहे थे कि आप 10% कमाओ, क्योंकि आपका सेक्रीफाइस करने का जो पीरियड था वो 1 साल था, आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आपकी जो कंजम्पशन थी वो पैसों की 1 साल डिले हो रही थी, जो आपके पास पैसे थे वो आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब क्योंकि आपके पैसे 2 सालों के लिए ब्लॉक हो रहे हैं और ईयर नंबर 2 पर आपको 100 रुपये मिलेंगे, आपने एक जगह पर ऐसी इन्वेस्टमेंट करी है कि पहले साल के आखिर में कुछ नहीं मिलेगा, जबकि दूसरे साल के आखिर में आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो जब आप ऐसी कंडीशन होगी और रेट डिमांड करोगे ना, तो अगर पहले 10% था तो अब शायद 12% होगा। यही यील्ड कर्व बताता है कि अगर आपका टाइम हॉरिजॉन ज़्यादा होता है, 1 साल के बजाय टाइम हॉरिजॉन अगर 2 साल है, तो जो रेट आप डिमांड करोगे, अगर 1 साल की इन्वेस्टमेंट के लिए आप 10% का रेट डिमांड कर रहे थे, तो जब 2 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही होगी तो जो आप रेट डिमांड करोगे वो 10% नहीं बल्कि उससे ज़्यादा, यानी कि हो सकता है कि 12% हो। तो इस हिसाब से मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या होगी, 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 2। ठीक है जी, 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% 2, ये बन जाता है आपका 79.72, 79.72। ठीक है जनाब। तो आप देख रहे हो कि अगर आपने 2 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, अगर आपका टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा है तो आप ज़्यादा रेट डिमांड करते हो, अगर आपका टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट का कम है तो कम रिटर्न का रेट डिमांड करते हो। अब इस पर आपको सर 12% रिटर्न कैसे मिल रहा? देखिए, आपने ईयर नंबर 0 पर 79.72 इन्वेस्ट करे, आप ये चाहते हो कि आपको एनुअली अपनी इन्वेस्टमेंट पर 12% मिले, तो 79.72 पर आपको पहले साल का जो 12% बनता है, 79.72 मल्टीप्लाइड बाई 12%, ये रिटर्न आपका बनता है 9.57, यानी कि पहले साल 9.57 आप कमाना चाहते थे। बहरहाल पहले साल के आखिर में आपको कोई भी पैसे नहीं मिले हैं, पहले साल के आखिर में ईयर नंबर 1 पर कोई भी कैश इनफ्लो नहीं है, तो 79.72 प्लस 9.57 टोटल बन जाता है आपका 89.29, 89.29। अब देखें, ईयर नंबर 0 पर आपने 79.72 इन्वेस्ट करे, आप ये चाहते हो कि जो भी आप इन्वेस्ट करो उस पर आप सालाना बेसिस पर 12% कमाओ, तो 79.72 का 12% 9.57 बनता है। पहला साल ख़त्म हुआ, आपको कोई भी कैश इनफ्लो नहीं हुआ क्योंकि कंपनी से ईयर नंबर 1 पर कोई भी पैसे नहीं मिल रहे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 89.29 पर पहुंच गई। अगले साल 89.29 पर जो इन्वेस्टमेंट थी, इस पर क्योंकि आप चाहते हो कि एनुअली 12% कमाओ, तो 89.29 पर 12%, अगर हम 89.29 का 12% लेते हैं तो ये बन जाता है 10.71, 10.71। और आप देखें कि दूसरे साल के आखिर में आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, और अगर आप 89.29 प्लस 10.71 करेंगे और उसमें से 100 माइनस करेंगे तो आप ज़ीरो पर आ रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि आपने जब 2 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करी तो बिल्कुल आपको एनुअल बेसिस पर 12% रिटर्न मिल रहा था। तो इससे ये पता चला, इस एग्जाम्पल से ये पता चला कि अगर मैं 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा था, अगर मैं 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा था और मुझे पहले साल के आखिर में 100 रुपये मिल रहे थे, तो जो मैं रिटर्न का रेट डिमांड कर रहा था वो 10% था, और उसके हिसाब से मेरी इन्वेस्टमेंट 90.9 बन रही थी, और पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो मिलाया मैंने, और पहले साल के आखिर में मुझे 100 मिल गया। जबकि जब टाइम पीरियड इंक्रीज़ हुआ और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है उसका टाइम पीरियड 2 साल है, तो अब मैं 10 नहीं बल्कि 12% का रेट डिमांड करूँगा, ज़्यादा रेट डिमांड करूँगा, क्योंकि मेरे पैसे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ब्लॉक हो रहे हैं। और इस हिसाब से मेरी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्यूचर के में जितने भी कैश फ्लोज मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है, तो वो 79.72 बनती है। अब आपको पहले साल 79.72 आपने जब इन्वेस्ट करे, पहले साल 12% के हिसाब से 9.57 का इंटरेस्ट बनता है, पहले साल के आखिर में आपको कुछ भी नहीं मिला तो 89.29 पर बात आकर रुक गई। फिर 89.29 का जो अमाउंट था, इस पर आपको 12% का रिटर्न चाहिए था, वो 10.71 बनता है, और पहले साल के आखिर में 100 मिल गया आपको, तो ये अगेन आपके पास ये आकर ज़ीरो पर ठहर गया। तो इससे ये प्रूव हो गया कि यार ये जो यील्ड कर्व होता है ना, जो बात बताता है वो ये बताता है कि भाई आपका जो टाइम हॉरिजॉन है वो जितना ज़्यादा होगा उतना आप रिटर्न का रेट ज़्यादा डिमांड करोगे, और यही यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखें, जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है, 1 साल 2 साल, वैसे वैसे रेट बढ़ रहा है, 10%, फिर 12%,
ये आपका यील्ड कर्व बताता है, ठीक है ना। अच्छा सर, इन्वर्स यील्ड कर्व क्या बताता है? देखो, अगर मार्केट को ये पता होता है कि फ्यूचर के जाकर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे लेट से आपने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करी, आपको 10% का रिटर्न चाहिए था। अब ये नंबर 1 पर आपको आपके पैसे मिल गए ना, आपके पैसे खुले हो गए, आपके वो इन्वेस्टमेंट से पैसे आपके हाथ में आ गए। एज एन इन्वेस्टर आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे, लेकिन आपको पता है कि यार फ्यूचर में अब इंटरेस्ट रेट 10 भी नहीं मिलेगा 1 साल का, बल्कि 8%, 7%, 5% मिलेगा। बात को समझ रहे हो? यानी कि आपको ईयर नंबर 0 से ईयर नंबर 1 आपने जो इन्वेस्टमेंट करी उस पर तो 10% मिल गया। फिर जब ये पैसे आए, अब आप वापस से इन्वेस्ट करोगे। अब जब आप वापस से 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने गए तो आपको पता चला कि अब तो 5% का रेट चल रहा। तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे पहले साल 10% और दूसरे साल 5% कमाऊँ। इससे अच्छा ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा मुझे बोले कि यार तुम ऐसा नहीं करो, बल्कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें 2 साल की इन्वेस्टमेंट पे 9% दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब मार्केट में कुछ ऐसी सर्टेन चीज़ें होती हैं या सर्कमस्टांसेस ऐसे नज़र आ रहे होते हैं, लोग फोर्सी कर रहे होते हैं कि फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट कम हो रहे होंगे, तो होता ये है कि मेच्योरिटी के साथ यील्ड जो है ना वो कंपैरेटिवली कम होती है। बहरहाल ये एक नॉर्मल केस है और आपने यही केस जो है वो फॉलो करना है, ठीक है। अब इससे देखें मिलकर मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ। देखें, ये एक इन्वेस्टमेंट आपकी ए, ये आपकी बी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। अच्छा ज़रा यहाँ पे क्लियर कर लें, ए इन्वेस्टमेंट क्या थी? ए इन्वेस्टमेंट ये थी कि एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में मैंने ईयर नंबर 0 पर 90.9 इन्वेस्ट करे और मुझे उस प्रोजेक्ट से पहले साल के आखिर में 100 रुपये मिल गए। बी जो इन्वेस्टमेंट थी वो क्या इन्वेस्टमेंट थी? बी जो इन्वेस्टमेंट थी वो ये इन्वेस्टमेंट थी कि मैंने जो है वो 79.72 ईयर नंबर 0 पर इन्वेस्ट करे, ये 2 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहे और दूसरे साल के आखिर में मुझे 100 मिल गए। ए क्योंकि 1 साल की इन्वेस्टमेंट थी उस पर मुझे जो रिटर्न का रेट मिला वो 10% मिला। बी क्योंकि 2 साल की इन्वेस्टमेंट थी उस पर जो रिटर्न का रेट मिला वो मुझे 12% मिल रहा था, 12% का रिटर्न रेट मिला। तो मुझे एक बात बताओ, इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए कि कहीं पर 1 साल की इन्वेस्टमेंट करी जाती है तो उस पर 10% का रिटर्न मिलता है और कहीं पर 2 सालों की इन्वेस्टमेंट करी जाती है तो उस पर 12% का रिटर्न मिलता है। अगर मैं इन केसेस को मिक्स कर दूं, यानी कि मैं ये यूँ लिख दूं इसको कि भाई आपने एक जगह पर कुछ इन्वेस्टमेंट करी XYZ, आपको नहीं पता, ठीक है। उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको पहले साल के आखिर में 100 रुपये मिलेंगे और जो दूसरा साल है उसके आखिर में आपको 100 रुपये मिलेंगे। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, आपने एक जगह पर कुछ इन्वेस्टमेंट करी, ईयर नंबर 0 पर आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। कितनी इन्वेस्टमेंट है यही आपने ढूंढना है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ऐसी है कि उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट पहले साल के आखिर में आपको 100 रुपये मिलेंगे और दूसरे साल के आखिर में अगेन आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो क्या ये ऐसा नहीं है, अगर इस केस को हम केस सी बोलें, तो क्या केस सी ए केस और बी केस दोनों का मिक्सचर नहीं है? बिल्कुल, ये ए और बी केस दोनों का एक मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? इसलिए मिक्सचर है क्योंकि इसमें मुझे जो ए में होना था वो भी मिल रहा है और जो बी में होना था वो भी मिल रहा है। ए क्या था? एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें मैं कुछ पैसे आज इन्वेस्ट करता, पहले साल के आखिर में 100 मिलते। बी क्या था? एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें आज मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करता और दूसरे साल के आखिर में मुझे 100 मिलते। तो ये जो सी प्रोजेक्ट है ये कुछ ए और बी का मिक्सचर ही है, यानी कि ए और बी का एडिशन ही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कुछ अमाउंट पहले साल के आखिर में मिल रही है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट ए में मिल रही थी, और कुछ अमाउंट दूसरे साल के आखिर में मिल रही है जिस तरह से इन्वेस्टमेंट बी में मिल रही थी। तो इस इन्वेस्टमेंट में मैं कितने पैसे रोकूंगा, अगर मुझे ये मालूम करना हो और मुझे यील्ड टू मेच्योरिटी यील्ड कर्व के रेट्स दिए हुए हों। कोई सवाल ये बोले कि भाई यील्ड कर्व के रेट्स ये हैं कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट होती है जिसका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल होता है तो उस पर जो रेट अप्लाई होता है वो 10% होता है, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जिसका मेच्योरिटी पीरियड 2 साल होता है तो उस पर जो रिटर्न मिलता है वो 12% होता है। तो अगर आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ढूंढना होगा तो आप इस पहले वाले कैश फ्लोज को 10% के हिसाब से डिस्काउंट करोगे, क्योंकि ये 100 जो है इसमें कुछ इंटरेस्ट होगा और कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। आई रिपीट, ये जो 100 है इसमें कुछ इंटरेस्ट होगा और कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे प्रोजेक्ट ए था, और जो रिटर्न है वो भी वही रिटर्न है जो आपको प्रोजेक्ट ए में मिल रहा था। जबकि ये वाले पैसे जो है ये इसी तरह से है जिस तरह से मैंने कोई प्रोजेक्ट बी में पैसे आज इन्वेस्ट करे हों और 2 साल बाद मुझे 100 रुपये मिलेंगे, यानी कि इन 100 रुपयों में भी क्या शामिल है? इन 100 रुपयों में भी 2 बातें शामिल हैं। नंबर 1,
इंटरेस्ट, नंबर 2 टू मेरी इन्वेस्टमेंट। तो इसको मैं 12% से डिस्काउंट करूँगा, ये टेबल आपको प्रोवाइडेड होगा। इस हिसाब से आपके पास इस इन्वेस्टमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी वो 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 और 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 2। और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी ना 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% और 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% पावर 2, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 170.63 होगी। ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है जी। तो यील्ड कर्व से जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है वो इस तरह से निकाली जाती है कि हर इंडिविजुअल कैश फ्लोज को अलग अलग डिस्काउंट फैक्टर से डिस्काउंट किया जाता है, क्योंकि जो ईयर 1 पर पैसे मिल रहे हैं वो 1 साल के लिए इन्वेस्टेड थे, जो ईयर 2 पर पैसे मिल रहे हैं वो 2 साल के लिए इन्वेस्टेड थे। लिहाजा जो चीज़ 1 साल के लिए इन्वेस्टेड थी उस पर मुझे 10% कमाना चाहिए और जो 2 सालों के लिए इन्वेस्टेड थी उसके लिए 2% 12% कमाना चाहिए। अब इस बॉन्ड के, अगर ये एक बॉन्ड है तो इसके जो कैश फ्लोज बनते हैं ना वो क्या बनेंगे? कैश फ्लोज ये बनेंगे कि अगर लेट से हम जो है वो बॉन्ड होल्डर के पर्सपेक्टिव से देखें तो बॉन्ड होल्डर ने आज जो है वो 170.63 इन्वेस्ट करे होंगे, ठीक है। बदले में इसको पहले साल के आखिर में 100 मिल रहा होगा और दूसरे साल के आखिर में भी 100 रुपये रिसीव हो रहे होंगे। अच्छा सर, इसका केडी क्या होगा? क्या केडी 10% होगा? क्या केडी 12% होगा? देखिए केडी जो होता है ना वो पिछले लेक्चर से आपको पता है कि एक बॉन्ड का IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। आई रिपीट, केडी जो होता है वो एक बॉन्ड का IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है। वो ना 10% होगा, वो ना 12% होगा। ये 10 और 12% के रेट्स तो हमने सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यूज़ की डिस्काउंटिंग के लिए यूज़ करे हैं। लेकिन अगर हमें केडी निकालना होगा तो हमें इस बॉन्ड का जो नॉर्मल तरीके से हमने दूसरे लेक्चर्स में सीखा है कि किसी भी बॉन्ड का IRR कैसे निकालते हैं, उस तरीके से हमें इस कैश फ्लोज का, ये जो हमने मार्केट वैल्यू और 100 के कैश फ्लोज डिटरमाइन कर लिए हैं, इसका हमें IRR निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। और IRR निकालने के मुख्तलिफ जो तरीके हैं उसमें से IRR निकालने का जो कॉमन तरीका है वो ये है कि IRR के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है A% प्लस NPVA डिवाइडेड बाय NPVA माइनस NPVB मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A%, ठीक है जी। ये IRR का हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यही IRR का फॉर्मूला है जो आप यूज़ करोगे फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग KD या IRR, जो कि एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया, ठीक है जनाब। लेकिन अगर आपके पास मेच्योरिटी टर्म्स के साथ अलग अलग परसेंटेजेस दी हुई हों तो अलग अलग कैश फ्लोज को उन अलग अलग परसेंटेजेस से आप डिस्काउंट करोगे। अब ज़रा इन कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद पक्का करने के लिए आप एक तो रीडिंग भी ज़रूर करिएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूँ, रिमाइंड करवा दूँ, बता दूँ। देखें, यील्ड कर्व एक अलग चीज़ है और यील्ड टू मेच्योरिटी अगर आप कहीं पे पढ़ो ना तो वो एक अलग चीज़ है। आई रिपीट, यील्ड कर्व कुछ और है और यील्ड टू मेच्योरिटी कुछ और है। यील्ड कर्व ये सारी चीज़ें हैं जो हमने ऊपर डिस्कस करी, इसको हम यील्ड कर्व कहते हैं कि भाई जितना जो है टाइम टू मेच्योरिटी ज़्यादा होगा उतना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम यील्ड कर्व कहते हैं। सर तो यील्ड टू मेच्योरिटी क्या होता है? यील्ड टू मेच्योरिटी का मतलब ये होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट मुझे सालाना बेसिस पर ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ कितना कमा कर या किस परसेंटेज पर एनुअली कमा कर दे रहा है। मैं यहाँ पे पहले इसको लिखता हूँ। यील्ड टू मेच्योरिटी का क्या मतलब है? एनुअल परसेंटेज रिटर्न ओवर द इंटायर लाइफ ऑफ अ डेट, ठीक है ना। एनुअल परसेंटेज रिटर्न ओवर द इंटायर लाइफ ऑफ अ डेट। डेट की लाइफ, जो पूरी की पूरी डेट की लाइफ होती है, उस लाइफ में मैं ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ, पूरी लाइफ में एनुअल परसेंटेज रिटर्न क्या कमा रहा हूँ, विच मीन्स कि केडी या IRR जो है वो यील्ड टू मेच्योरिटी का रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप IRR निकालेंगे, अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि मैं कैलकुलेटर पर IRR निकाल लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। पूरी वर्किंग मैं नहीं करता, वो मैंने किसी सेपरेट लेक्चर में आप लोगों के साथ यकीनन ज़रूर लाजमी तौर पर करी हुई होगी, आप लोगों के पोर्टल पर मौजूद होगी, आप लोग उसको देखें।
लेकिन मैं आपसे बातें करते करते ना कैलकुलेटर पर इक्वेशन टाइप कर और इक्वेशन के ज़रिए जो है वो IRR निकाल रहा हूँ। और ये इक्वेशन के ज़रिए IRR निकालते हैं हम ताकि आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें। मैं देखता हूँ कि इसका KD IRR या यील्ड टू मैच्योरिटी कितना परसेंट आ रहा है। कैलकुलेटर कैलकुलेट कर रहा है और कैलकुलेटर ने मुझे आंसर दिया है 11.27%। कैलकुलेटर ने कहा है कि ऊपर वाली चीज़ का जो IRR आएगा ना वो 11.27% आएगा। अब देखिए ना ये 10% आया है ना ये 12% आया है, ठीक है। हाँ, आपकी एक साल की इन्वेस्टमेंट पर आप 10% कमा रहे हो, दूसरे साल की इन्वेस्टमेंट पर आप 12% कमा रहे हो, लेकिन IRR जो है ना या KD जो होता है या यील्ड टू मैच्योरिटी जो होता है वो एक एनुअल रिटर्न होता है। और 11.27% IRR के मेथड से आ सकता है, ये सेपरेट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। यह आपको ये बताता है कि एनुअल बेसिस पर आपकी इन्वेस्टमेंट पर ऑन एन एवरेज ओवर इट्स इंटायर लाइफ आप 11.3% कमा रहे हो, ठीक है। 11.3% कमा रहे हो अगर एक एवरेज रिटर्न पूरी ज़िंदगी का इस बॉन्ड का कैलकुलेट किया जाए। यानी कि आपने 170.63 इन्वेस्ट करे, ठीक है ना, और आप 11.27% अगर कमा रहे हो तो 170.63 मल्टीप्लाइड बाई 11.27%, ये आपका बन जाता है 19.23। इसमें ऐड कर दिया 19.23, ठीक है। और फिर पहले साल के आखिर में आपको 100 रुपये मिल रहे हैं जी, 100 रुपये मिल रहे हैं। इन 100 रुपये को माइनस किया क्योंकि ये मुझे रिसीव बैक हो गए, तो 170.63 प्लस 19.23 माइनस 100, ये बच जाता है आपका 89.86, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि 89.86 जो है 89.86 जो है, इसको अगेन आप अगले साल भी चाहते हो कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर यानी कि 89.86 पर कितना परसेंट कमाओ, 11.27% कमाओ, तो आपने इसका 11.27% लिया, ये 10.13 बना, 10.13 और आपको 100 रुपये मिल गए। तो 89.86 प्लस 10.13 माइनस 100, ये अगेन आपके पास जो है वो ज़ीरो पर आ रहा है। तो देखें ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ, अगर आप सालाना पूरी क्या कहते हैं टाइम पीरियड की बात करें तो आप इन्वेस्टमेंट पर एक एवरेज रेट कमा रहे हो 11.27%। सर क्या 10 और 12% के हिसाब से ऐसी वर्किंग हो सकती है? एक काम करते हैं, देखो ये जो है ना, जैसे कि मैंने कहा, दो इन्वेस्टमेंट्स का मिक्सचर है। यील्ड टू मैच्योरिटी जो है ना वो आपको एक एवरेज रेट दे देता है कि भाई आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर ऑन एन एवरेज कितना कमा रहे हो। लेकिन अगर आप इस 170.63 को यूँ सोच कर चलो कि 170.63 मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, उस टोटल इन्वेस्टमेंट के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा उसका जो है वो है 90.9, एक हिस्सा जो है उसका है 90.9, और दूसरा हिस्सा उसका जो इन्वेस्टमेंट भी थी वो है 79.72। इस तरह से मेरी ये नंबर ज़ीरो की जो इन्वेस्टमेंट है ना पूरी की पूरी वो बनी है। अच्छा, जो मैंने 90.9 इन्वेस्ट करे हैं वो एक साल बाद मैच्योर हो जाएंगे, उस पर मैं 10% का रिटर्न कमाना चाहता हूँ, तो 90.9 मल्टीप्लाइड बाई 10% यानी कि 9.09 बनता है। और जो मैंने 79.72 वाला हिस्सा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि वो 2 सालों के लिए इन्वेस्ट किया है, तो उस पर मैं 12% का सालाना रिटर्न कमाना चाहता हूँ, तो अगर 12% लोगे तो 9.5664 बनता है, ठीक है ना। तो आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस 170.63 को दो चीज़ों में ब्रेक कर चल रहा हूँ। जो 90.9 वाला हिस्सा है उस पर 9.09 का इंटरेस्ट, जो 79.72 वाला हिस्सा है उस पर 9.5664 का इंटरेस्ट, तो टोटल बन जाता है 18.6564। अच्छा, जो पहला हिस्सा था वो मेच्योर हो गया, उस पर आपको उसके 100 रुपये मिल गए और वो इन्वेस्टमेंट ज़ीरो पर चली गई पहले साल के आखिर में। जबकि जो दूसरा वाला हिस्सा है वो मेच्योर नहीं हुआ पहले साल के आखिर में, और पहले साल के आखिर में 79.72 प्लस 9.5664 यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो इंटैक्ट रही है वो 89.2864 रही है। दूसरे साल की जब हम मूवमेंट बनाएंगे ये भी 89.2864 पर ही आएगा, क्योंकि वो ऊपर वाली चीज़ों का ही ये ब्रेकअप है, ठीक है। तो अगले साल 89.2864 और इस पर 12% आप कमाना चाहते थे तो 12% इसका लिया, जो कि 10.71 बनता है, 10.71, और इसमें से 100 रुपये जो दूसरे साल के आखिर में मिले वो माइनस कर दिए, तो ये ज़ीरो बनता है। 89.2864 प्लस 10.71
-100 और ये आता है आपका तकरीबन 0। ठीक है जी। तो बात सारी ये है कि आप देखें इसमें क्या होता है कि आप जो है ना वो एनुअली 1% नहीं चला रहे हो। यील्ड टू मेच्योरिटी में, केडी में या आईआरआर में ये जो परसेंटेज होती है ना ये 1 हो जाती है, और जो इंटरेस्ट है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक सिंगल रेट के हिसाब से। आई रिपीट, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक सिंगल रेट के हिसाब से, एक सिंगल परसेंटेज के हिसाब से। जब हम टोटल की बात करेंगे ना तो टोटल दोनों का इंटरेस्ट सेम बनेगा। अगर आप 19.23 को और 10.13 को ऐड करते हैं तो 19.23 प्लस 10.13 ऐड कर बन जाता है आपका 29.36। और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे ना इस हिसाब से, पहले साल और दूसरे साल के इंटरेस्ट को, यानी कि 18.6564 को और 10.71 को, तो ये भी 29.36 बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने सवालों में केडी या आईआरआर यूज़ करना है या यील्ड टू मैच्योरिटी कैलकुलेट करना है तो वो 11.27% होगा, आईआरआर के तरीके से कैलकुलेट होगा। अब मैं चाहूँगा यहाँ तक जो जो डिस्कशन हमने करी वो अच्छे से 2 बार 3 बार देखें, क्योंकि यील्ड कर्व जो है वो समझना बड़ा मुश्किल होता है और स्टूडेंट्स जो है वो इसको समझने में स्ट्रगल करते हैं। लेकिन इसको समझें और उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं इसके जो है वो 8-10 क्वेश्चंस करता हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स फर्दर स्ट्रेंथन होंगे। थैंक यू।